हेलो एवरीवन, आपको फिर से एक बार निमी वर्चुअल क्लासेस में स्वागत है। मैं शुभंकर राणा, एनएसटीआई कोलकाता से। तो आपको पिछले जो क्लासेस में बताया गया था डिस्टॉर्शन इन गैस वेल्डिंग के बारे में, जहां पर आप बहुत सारे डिस्टॉर्शन के बारे में जाने, उनके प्रकार के बारे में जाने और कैसे रिकवर करना है, इनके बारे में भी जानकारी हासिल किए। तो ये आपका गैस वेल्डिंग जो है बहुत छोटे जगह में होता है, पतले सीटों के ऊपर ज़्यादातर किया जाता है। तो इसमें आपको जितना जानकारी हो सके दिया गया, लेकिन आज का जो आपका विषय है डिस्टॉर्शन इन आर्क वेल्डिंग एंड इट्स कंट्रोल, ये बहुत बड़ा क्षेत्र में होता है, फैब्रिकेशन सेक्टर है, इसीलिए इस पर आज हम लोग विस्तारित चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है डिस्टॉर्शन इन आर्क वेल्डिंग। तो ये जो है इसमें क्या क्या होते हैं, इस पे हम लोग पहले चलते हैं। तो डिस्टॉर्शन इन आर्क वेल्डिंग में आप परिभाषा, पहले इसका परिभाषा देखिए, एक ही है आपका गैस में जो पढ़े, इसमें आप जो है चेंज होता है, डायमेंशनल शेप और साइजेस में चेंज आता है फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में, तब आप उसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो वेल्डिंग के बाद चेंजेस आते हैं, और ये या तो आप जब क्लैंपिंग किए हैं जिग फिक्सचर द्वारा, क्लैंप द्वारा, जब उसको आप हटा लेते हैं तभी आपका ये अगर चेंजेस आ जाते हैं हटाने के बावजूद भी, तो भी आप उसको जो है आप डिस्टॉर्शन कहेंगे। तो ये आपका होते हैं, इस प्रकार हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि एक जॉब आप बनाते हैं, इस जॉब के ऊपर एक से अधिक रन लगा हुआ है और जॉब विकृत हो चुका है। तो विकृत होने का ये ड्राइंग में दिखाया गया है स्पष्ट रूप से। ये वेल्डिंग की दिशा में विकृत हुआ है, और ये वेल्डिंग की ये वाले हिस्से में, किनारे वाले हिस्से में चौड़ाई की दिशा में विकृत हुआ है। ये बट जॉइंट दिखाया गया है, एमएस सीट है, इसको वेल्डिंग किया गया और ये विकृत हो चुका है। तो ये आप समझे कि ये डिस्टॉर्शन हुआ है। अगर इस तरह से आकार और आकृति में चेंज आ जाए या उसके डायमेंशन में चेंज आ जाए तो वो डिस्टॉर्शन है, ये समझ ले। कारण क्या है, विदाउट कॉज जो है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कारण पे हम जो है इसमें चलते हैं, विस्तारित जानकारी करते हैं कि कारण क्या है। तो इन आर्क वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उसमें आर्क के द्वारा हम जॉइंट्स जहां बनाएंगे उसको गर्म करते हैं, और उस समय वहां पर जो है लगभग आपका आर्क का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और धातु, अगर माइल्ड स्टील में हम इसको बताएं तो माइल्ड स्टील 1500 डिग्री तक जो है मेल्ट हो रहा है। तो बहुत ही जल्द जो है वहां पर एक अधिक तापमात्रा जो है वहां पर पनपता है, और उससे मेटल फ्यूज होता है और दोनों जो है जुड़ने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें धातु गर्म जब होते हैं तो वो फैलते हैं, और जब ठंडा होते हैं तो वो सिकुड़ते हैं। यहाँ आपको यही बताया गया है। लेकिन ये फैलना और सिकुड़ना, जब आप धातु वेल्डिंग हो रहे हैं तो वो तरल अवस्था में आ जाते हैं, फिर वो कठोर होने लगते हैं। तो वहां पर फैलना सिकुड़ना में वहां पर जो है बहुत अधिक फैलेगा और बहुत अधिक सिकुड़ेगा, मतलब एक्सपेंशन और कंट्रक्शन होगा, श्रिंकेज बल पैदा होगा। लेकिन ये जो इसका अवशिष्ट स्थिति है, कठोर अवस्था है, उसमें ये नहीं होता है। तो वो फिर जब नहीं होता है कठोर अवस्था में, जहां पर ये सॉलिडिफाइड स्टेज में है और जहां पर ये मेल्टिंग स्टेज में वहां हो रहा है, तो ये जो नहीं होता है तो और ये होता है, इसके बीच में एक ट्रेस पैदा हो जाता है, ट्रेस। तो आपको स्वाभाविक है कि जहां कठोर है वो मजबूत है, और जहां जो है आपका मेल्टिंग स्टेज में आया वो नेचुरली वीक होगा, तो वहां से ये डिफॉर्म होना चालू होता है। तो ये आपका यहाँ पर दिस ट्रेसेस मेक द वेल्डेड जॉब टू चेंज इट्स साइज एंड शेप परमानेंटली। ये
स्थायी रूप से ये अपना साइज और चेंज कर लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट। ये आपको स्थिति दिखाया जा रहा है कि ये आप जब वेल्डिंग कर रहे हैं उस दौरान आपका देखिए ये आपको जोन में बांटा गया है। जहां पर वेल्डिंग हो रहा है तो ये वेल्डेड जोन जो कि 1500 डिग्री से ऊपर चल रहा है। इसके बाद वाला जोन हैज कहा जाए, हीट अफेक्टेड जोन 800 डिग्री से 1500 डिग्री तक। इसके बाद जो है कूलर जोन है जो 30 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। तो ये असमान जो है यहाँ पर दिख ही रहा है कि असमान गर्म होना और असमान ठंडा होना ये होता है वेल्डिंग के समय। अब इसमें किस तरह के डिस्टॉर्शन होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं? तो डिस्टॉर्शन 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन और एंगुलर डिस्टॉर्शन। ये कोई भी अगर फैब्रिकेटेड जोड़ है या आपका जॉइंट्स बना रहे हैं, फिलेट वेल्ड कर रहे हैं, बट वेल्ड कर रहे हैं, तो इसमें ये 3 ही प्रकार के डिस्टॉर्शन आएंगे। क्या क्या है इस पे अभी विस्तारित देखिए। लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन क्या है? अगर वेल्ड लाइन वेल्ड एक्सिस के बराबर, अगर वेल्ड एक्सिस के बराबर आपका वेल्ड लाइन ना रहे, उसका पैरेलल ना रहे, मुड़ जाए, तो उसे आप लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन कहेंगे। ये देखिए, when the weld line does not coincide with the natural axis of the welded structures, the longitudinal shrinkage ये सिकुड़ता है। डिस्टॉर्शन कब होता है? जब एक तो है कि वेल्डिंग के समय फैलेगा और वेल्डिंग के बाद सिकुड़ेगा, ये श्रिंकेज बल पैदा होता है और इसके वजह से ये लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन आते हैं। तो ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन ज्यादातर देखा गया है कि जिस जॉब का लंबाई चौड़ाई से 10 गुना हो, जिस जॉब का वेल्डिंग का लंबाई और जॉब का जो चौड़ाई है उससे 10 गुना अगर हो, उस तरह का जो जॉब असेंबली में ये डिस्टॉर्शन जो है लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन देखा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये चित्र में दिख रहा है कि ये डिस्टॉर्शन लंबवत मुड़ा हुआ है जॉब। ये आपका आकृति है, नेचुरल जो है जॉब का प्रकार है। ये वेल्डिंग के बाद ये दोनों तरह से आपका बल, श्रिंकेज बल जो है मिला और जॉब जो है मुड़ गए। ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन, ये ट्रांसवर्स बल से जब ट्रांसवर्स श्रिंकेज बल जब पड़ता है वेल्डिंग के बाद, कैसे पड़ता है? जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तब देखिए कि जॉब जो है दोनों बट जॉइंट आप बना रहे हैं। तो बट जॉइंट बनाने के समय आप देखें कि पहले आप स्क्वायर बट जॉइंट 5 mm प्लेट्स के ऊपर बना रहे हैं, स्क्वायर बट जॉइंट आर्क वेल्डिंग में। तो उसमें आपने 2 mm रूट गैप रखे हुए हैं और आप दाहिनी साइड में वेल्डिंग करना शुरू किए और बाईं ओर चले। तो जब आप एट द एंड ऑफ 150 mm का जॉब है, एट द एंड ऑफ आप पहुंचे तो यहाँ पर आपको रूट गैप क्लोज मिलेगा, मतलब धातु जो है क्लोज मिलेगा और चढ़ भी चुका होगा। तो धातु क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। तो ये घटना जब घटता है, जब ये बल पड़ता है, तो ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो ये कैसे होता है? ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन ऑकर्स परपेंडिकुलर टू द वेल्ड लाइन, वेल्ड लाइन के परपेंडिकुलर चलते हैं और इट विल बी ज्यादातर होता है व्हेन द लेंथ टू विड्थ रेशियो, जब लेंथ और चौड़ाई का अनुपात कम होता है तभी ये होते हैं। ये आपको दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर प्लेट जो है ये इस तरह से, उस लॉन्गिट्यूडिनल में क्या हुआ, लंबवत बल, श्रिंकेज बल हुआ। यहाँ पर आपको देखिए ये श्रिंकेज बल दिख रहा है कि किस तरह से एक पैरेंट मेटल जो है एक दूसरे के तरफ सम्मुखीन बल प्रयोग हो रहा है वेल्डिंग के समय। तो ये कंट्रैक्शन पैदा होता है, कंट्रैक्शन, तब जाके इसे आप ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन कहेंगे। फिर आते हैं कोणीय विरूपण, एंगुलर डिस्टॉर्शन। तो द एंगुलर डिस्टॉर्शन अकर्स ड्यू टू द रोटेशन अराउंड द वेल्ड सेंटर लाइन। तो ये जो है एंगुलर जो है कोणीय विरूपण आते हैं जब जॉब में
कोणीय विरूपण आए तब आप उसको एंगुलर डिस्टॉर्शन कहेंगे। कोणीय विरूपण, मोस्टली द एंगुलर डिस्टॉर्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द वेल्ड क्रॉस सेक्शन, वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड, द थिकनेस ऑफ द प्लेट एंड द सीक्वेंस ऑफ द वेल्डिंग। तो ये कोणीय विरूपण आप देख रहे हैं कि ये बट वेल्ड जो होता है, ये रखा हुआ चित्र में दिख रहा है, ए और बी दो कोण दिए हुए हैं। ए में देखिए आपका, ए में आफ्टर वेल्डिंग एंगल आइडेंटिफाई किया हुआ है, और बी में बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग से पहले जो है 180 डिग्री में है बट जॉइंट, और बट वेल्ड 180 डिग्री में दिखाया गया सेटिंग में, और जॉइंट के बाद 177। तो ये जो है एंगुलर डिस्टॉर्शन है। इसी तरह फिलेट वेल्ड में आप देख रहे हैं कि ए जो है आफ्टर वेल्डिंग डॉटेड लाइन में दिख रहा है 87 डिग्री आफ्टर वेल्डिंग, बिफोर वेल्डिंग ये 90 डिग्री में है। तो ये इस तरह से अगर एंगुलर चेंज कर ले, जॉइंट से एंगल अगर चेंज हो जाए तो उसे आप एंगुलर डिस्टॉर्शन कहेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर आप जानिए विस्तारित, फिर कैसे इसको कम करना है या नियंत्रण करना है, फिर आप इसको कर पाएंगे। जब तक फैक्टर्स नहीं जानेंगे तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो फैक्टर्स है, पहला है वेल्ड डिजाइन, इस पे निर्भर होता है डिस्टॉर्शन, पहला। दूसरा है टाइप ऑफ पेरेंट मेटल, पेरेंट मेटल किस प्रकार का है, पेरेंट मेटल किस प्रकार का है, मीन्स माइल्ड स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, कास्ट आयरन है, ये प्रकार क्या है। एज प्रिपरेशन एंड सेटअप, एज प्रिपरेशन कैसा किए हैं इस पे होगा। तो एज प्रिपरेशन का आप स्क्वायर एज किए, सिंगल वीवेल किए, डबल वीवेल किए, सिंगल यू, ये सब किए, तो इस पे इसके ऊपर भी आपका डिस्टॉर्शन निर्भर करेगा। असेंबली प्रोसीड्योर, आपने किस तरह फैब्रिकेशन जॉब को रखा है, असेंबल कर रहे हैं मतलब वेल्डिंग करने का, जो असेंबली करते जाएंगे वेल्डिंग करेंगे, किस प्रकार रखेंगे, वेल्डिंग प्रोसेस, डिपोजिशन टेक्निक, वेल्डिंग सीक्वेंस, आप कौन से सीक्वेंस में वेल्डिंग कर रहे हैं, ये सब निर्भर करेगा। तो ये हुआ फैक्टर्स। अनबैलेंस्ड हीटिंग अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। अब जो है प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिस्टॉर्शन। तो प्रिवेंशन करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, आप इस श्रिंकेज जो बल है जिससे वेल्डिंग होने के बाद ये आपका जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहे हैं, ये तो होगा ही। फिर क्या करें कि इसको या तो श्रिंकेज बल को एकदम कंट्रोल कर दे, या तो इसका फायदा उठाए, या तो इसका नियंत्रित करे, इसको अगर हम संतुलित करें। तो ये देखिए, ये जो 3 रूल्स पे आप डिस्टॉर्शन को आप नियंत्रित कर सकते हैं या घटा सकते हैं। ये रहेगा, आप पहले मान के चलिए कि अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो डिस्टॉर्शन रहेगा, ये पहले आप मानिए। आप अगर ये मानेंगे कि डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो गलत है। इसीलिए डिस्टॉर्शन का अध्ययन हम कर रहे हैं। और इसमें और एक मुख्य बातें हैं कि डिस्टॉर्शन कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए आप तो एक अपना स्किल का प्रयोग करेंगे, और दूसरा है कि प्री प्लान्ड होके आते हैं कि हम डिस्टॉर्शन कंट्रोल करने। तो हम आपको इस दौरान बताएंगे कौन सा प्री प्लान्ड होके आया है, कौन सा आपको स्किल के द्वारा आपको ठीक हो सकता है। तो पहला जो इसका कंट्रोल का जो सिद्धांत है, रिड्यूसिंग द इफेक्टिव श्रिंकेज फोर्स। आप जो श्रिंकेज बल है, खिंचाव बल है, इसको घटा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है मेकिंग द श्रिंकेज फोर्सेस वर्क टू रिड्यूस डिस्टॉर्शन। आप श्रिंकेज बल पैदा करके डिस्टॉर्शन घटा सकते हैं। एक तो किए घटाए, एक आप उत्पन्न किए, श्रिंकेज बल को उत्पन्न किए। और तीसरा है बैलेंसिंग वन श्रिंकेज फोर्स विथ अनदर श्रिंकेज फोर्स। अब ये तीनों जो रूल्स है, तीनों पद्धति में अलग अलग तरीका जो है फैब्रिकेशन फील्ड में अपनाते हैं। क्या क्या तरीका अपनाते हैं, पहले रिड्यूसिंग द इफेक्टिव श्रिंकेज फोर्स। इसमें क्या करते हैं देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा ये अवॉइडिंग ओवर वेल्डिंग, यूज द प्रॉपर एज प्रिपरेशन एंड फिट अप, use few passes, use of deep fillet welds, use of intermittent weld, use of backstep welding method, welding from center, use of plant wondering method, use of skip welding। तो
तो ये 9 आपको तरीके हैं, तो आप चित्र में देखिए और बताते जाए, आप इसको ध्यान दें। अवॉइडिंग ओवर वेल्डिंग, पहला, तो आप इसमें क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि जो कि ओवर वेल्डिंग के तहत आते हैं, ये नहीं करना है। ये दोनों में एरो मार्किंग करके दिखाया गया है कि ये नहीं करना है, तो आपका जो है ये रिड्यूस हो सकते हैं। यूज द प्रॉपर एज प्रिपरेशन, ये आपका प्रॉपर एज प्रिपरेशन जो है होके आते हैं आपके जॉब, फैब्रिकेटेड जॉब में पहले से ड्राइंग डिजाइन हुए रहते हैं, उसी प्रकार आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये अगर आप सिंगल भी बट जॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है कि बीवेल आपका इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री दिया है, और चैम्फर जो आपको रूट फेस रखेंगे, चैम्फर 3 mm मैक्सिमम दिया है, और रूट गैप जो आप रखेंगे 2.5 mm रखेंगे, जिसमें कि 0.5 mm कम बेसी हो सकता है। तो ये आपको समझा दिए जो कि आपको रहेगा। तो ये इसमें आप शार्प कॉर्नर को हटा दिए रहते हैं, तो ये आपको दे रहा है कि इसमें आप देख रहे हैं कि शार्प कॉर्नर अगर रखेंगे तो आपको ये डिफिकल्टी आएगा। ये फिर आप इसमें जो है डबल भी जॉइंट का यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री है, और थिकनेस जो है 12 से ऊपर है, 12 से ऊपर है थिकनेस, तो आप डबल भी करेंगे। ये आपका पहले से रहेगा। और आपको अंत में थोड़ा सा बता दें कि ये आप जब आप ये ज्यादा थिकनेस वाले जॉब में करेंगे तो वहां पर एज प्रिपरेशन देखिए कि कम से कम मेटल डिपॉजिट हो। आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन में ये बिवेल किया हुआ है, लेकिन ये ना करके अगर हम यू शेप में करें, सिंगल यू बिवेल करें तो कम डिपोजिशन होगा, इतना एरिया हमें डिपॉजिट करना नहीं पड़ेगा, तो डिस्टॉर्शन स्वाभाविक है कि इसमें कम हो सकते हैं। इस तरह से एक प्रिपरेशन किया जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा स्किल ओरिएंटेड टेक्निक्स है। पहले जो आप देख रहे हैं कि ये यूज फ्यू पासेस में कि कम से कम आपको बीट्स लगाने हैं। रूट रन के बाद आप कवर रन एक ही बार करेंगे। इसमें दिखाएगा बहुत अधिक लगाए, तो ये गलत है। और यहाँ पर देखें कि रूट रन के बाद एक कवर रन में आप 8 mm थिकनेस ऑफ प्लेट्स को अगर आप कर रहे हैं तो एक रूट रन के बाद एक कवर रन करने से आपको माइल्ड स्टील का वो सिंगल भी रन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपका डिस्टॉर्शन नहीं आएंगे। रूल 1 में यूज ऑफ डीप फिलेट वेल्ड्स, तो यहाँ पर डीप फिलेट वेल्ड्स में साधारणतः दिखाया है कि प्रचलित तरीके से ऐसे करते हैं जिसमें कि संभावना रहता है, तो ये डीप फिलेट वेल्ड ये यूज करें, ये सही है। अधिक अंदर तक पेनिट्रेट हो, तो डीप पेनिट्रेशन होने से आपको डिस्टॉर्शन नहीं आने के चांसेस है। यूज ऑफ इंटरमिटेंट वेल्ड, देखिए बट इसको गौर करिए, फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 तरह के इंटरमिटेंट दिखाया गया। चेन इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड, आपको ड्राइंग दिख रहा है कि ये अगर जॉब है, जॉब में देखिए ये पहला बीड है और दूसरा इसके ऑपोजिट है। ये आपको टी जॉइंट दिखाया जा रहा है, टी जॉइंट का प्लान व्यू है, और उसके कुछ दूरी बाद में तीसरा जो है वेल्डिंग किए, फिर चौथा किए। इस तरह से करने के बाद फिर आप इसको वेल्डिंग को पूरा करें। और आपका स्टैगर्ड इंटरमिटेंट में ये चेन इंटरमिटेंट है, यहाँ पर आप जिग जैक में कर रहे हैं, टी जॉइंट। ये हो गए आपका यूज ऑफ इंटरमिटेंट वेल्ड, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तो है कि आपके पास जब ड्राइंग आए हैं और आपको वेल्डिंग करना है तो आप पहले से तय कर लिए, फिर आप उसमें वेल्डिंग करना चालू करें, मतलब प्लान में आते हैं, आपको प्लानिंग होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए। यूज ऑफ बैक स्टेप वेल्डिंग, तो बैक स्टेप वेल्डिंग मेथड में देखिए आप क्या करते हैं, ठीक से समझिए। आपको एक देखिए लाइंस खींचे हुए हैं और बीच में आपका वेल्डिंग एरिया दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 करके दिया है। तो आप बैक स्टेप कैसे हैं कि आप एक नंबर 1 वेल्डिंग आप इस लाइन से चालू करेंगे और इधर को कर दिए, और फिर आपने क्या किए, मूव किए पीछे की ओर, ये एरो मार्क दिए, इधर मूव कर रहे हैं, फिर आप इस लाइन से चालू किए, फिर 2 वेल्डिंग पूरा किए। इस तरह से आप पूरा वेल्डिंग को पूरा करेंगे, तभी आप इसको कहेंगे बैक स्टेप वेल्डिंग मेथड। इससे भी जो श्रिंकेज बल है उसको कम किया जा सकता है।
वेल्डिंग फ्रॉम सेंटर। तो वेल्डिंग आप सेंटर से करें, शुरू करें, वेल्डिंग किनारों से शुरू ना करके सेंटर से शुरू करें। तो सेंटर से जब शुरू करके दोनों ओर चलेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो श्रिंकेज बल टूट जाएंगे और आपका डिस्टॉर्शन कंट्रोल हो जाएगा। यूज ऑफ प्लान्ड वंडरिंग मेथड। तो प्लान्ड वंडरिंग मेथड देखिए, ये आपने गौर करिए, ये सेंटर से आप वेल्डिंग शुरू करेंगे, एक पहला वेल्डिंग, पहला घर वेल्डिंग कर दिए, फिर देखिए दूसरा वेल्डिंग अगर आप करेंगे, देखिए सेकेंड वेल्डिंग आप इसका राइट साइड को कर दिए, यहाँ पर इस एरिया को वेल्ड कर दिए, फिर आप सेकेंड वेल्डिंग आप लेफ्ट साइड को शुरू किए, राइट को आए अपोजिट, फिर थर्ड आप जो है राइट को, थर्ड आपने क्या किया, राइट से शुरू करके लेफ्ट को आए, एरो मार्क करके दिखाएगा, फिर आप क्या किए, लेफ्ट से शुरू करें, राइट के आए। तो ये प्लान्ड वंडरिंग मेथड, इस तरह से करने से फिर आपका जो है होता क्या है कि जो बल है, श्रिंकेज बल है, जो सिकुड़ने का खिंचाव बल है, ये वितरित हो जाते हैं और जॉब जो है वितरित हो जाते हैं तो घट जाएंगे, तो जॉब मुड़ना या आकृति चेंज होना ना के बराबर हो जाएगा। ये है। अभी देखिए, अगर आप चारों ओर वेल्डिंग कोई आया है फैब्रिकेशन जॉब में, टैंक में आते हैं, फ्लेंज जॉइंट में आते हैं, या टावर खड़ा करते हैं वहां आते हैं, तो ये सब जब आपका वेल्डिंग आएंगे तब आप स्किप वेल्डिंग मेथड को प्रयोग करेंगे खिंचाव बल को कम करने के लिए। यहाँ भी आपको ड्राइंग के द्वारा समझाया गया है बेहतर तरीके से कि आप देखिए, आपका ये आयताकार क्षेत्र में वेल्ड होना है, ये क्या वेल्ड होना है, फिलेट वेल्ड होना है। अब जब ये फिलेट वेल्ड करेंगे तो ये 1 नंबर वेल्डिंग आप किए, आप अंदर में देखिए एरो मार्किंग किया है, वेल्ड की दिशा बताया गया है। तो आप जब 1 नंबर वेल्डिंग करके करेंगे तब आपको क्या है कि बाईं ओर से दाहिनी ओर चलना है, यहीं तक चलना है जहां तक लाइन खींचे हुए हैं। फिर आप दूसरे वेल्डिंग करेंगे तो देखिए एरो मार्किंग किया है, ये भी आपको बाएं से दाईं ओर चलेंगे। इसी प्रकार हम अगर ले कि हम जो है 18 नंबर वेल्डिंग करेंगे, 18 तम सीक्वेंस चलेंगे, तो ये एरो मार्किंग किया है तो आप दाहिने से ये बाईं ओर आ रहे हैं, ये देखिए एरो मार्किंग में 18 नंबर। फिर आप 18 के बाद क्या आएंगे, 19 नंबर, आप देखिए 19 जस्ट इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। और 19 जब करेंगे तब आप देखिए क्या करेंगे, 19 में आप क्या करेंगे, 19 में आप क्या करेंगे, तो 15 में किए आपने लेफ्ट टू राइट गए, और ये 17 में कहा गए, राइट टू लेफ्ट गए। तो 19 में आप किधर भी कर सकते हैं, न्यूट्रल है ये। इसी प्रकार ये 20 भी है, इस तरह से, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये आपको स्किप वेल्डिंग है, मतलब एक स्किप मतलब उठा लेना, एक जगह में वेल्डिंग जो है शुरुआत करके उठा लेना, फिर दूसरे जगह शुरू करना, इससे भी हम जो है रिड्यूसिंग कर सकते हैं श्रिंकेज बल को। तो अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पे। दूसरे सिद्धांत हमने क्या बताया कि श्रिंकेज बल तैयार करेंगे किसके लिए, डिस्टॉर्शन कम करने के लिए। पहला मैं बताया कि श्रिंकेज बल को घटाएंगे, ऐसा वेल्डिंग टेक्निक करेंगे श्रिंकेज बल घटाएंगे। अब क्या करेंगे, श्रिंकेज बल का फायदा उठाएंगे, खिंचाव का फायदा उठाएंगे। तब भी क्या है, जब खिंचाव बल का फायदा उठाएंगे तो हम पूर्ववत स्थिति में वेल्डिंग स्ट्रक्चर को लाएंगे, ये आपको बताएंगे। अभी देखिए ये क्या है, लोकेटिंग पार्ट्स आउट ऑफ पोजीशन। पहले आपने क्या करेंगे कि जो उसका वास्तविक स्थिति है उससे उसको हटा देना। दूसरा है स्पेसिंग ऑफ पार्ट्स टू अलाउ फॉर श्रिंकेज। आपने क्या किए कि गैप दिए, जगह दिए, श्रिंकेज बल को वहां पर उत्पन्न होने का जगह दिए ताकि वो प्रॉपर स्थिति में आए। अब क्या कि प्री बेंडिंग, आप पहले से आप क्या किए, जॉब को बेंड करके रखे हैं ताकि वेल्डिंग के बाद वो सीधे हो जाए। तो आप देखिए इसको चित्र के साथ दिखाए तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। लोकेटिंग पार्ट्स आउट ऑफ पोजीशन, आप यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो वास्तविक स्थिति है बट जॉइंट, सिंगल भी बट जॉइंट में ये दिखाया गया है कि जो आपका प्लेन लाइन है
ये क्या है कि आपने ये कर रखे हैं, करके रखे हैं। आप यहाँ पर अगर उदाहरण दें, ये आपने कर दिए, आपका अगर 10 mm का प्लेट्स है, थिकनेस माइल्ड स्टील का है, और उसमें आपको जो सिंगल भी बट ज्वाइंट करना है डाउन हैंड पोजीशन में, तो आपको वहां 3 रन चलेंगे। तो 3 रन जब चलेंगे तो आपको एक वहां पर एक फॉर्मूलाज है, ये नॉर्मल हम लोग नेचुरली फॉलो अप करते हैं, फॉर्मूला भी है कि आपका एक रन में 1 डिग्री जो है वो अपना स्थान परिवर्तन करेगा। 1 डिग्री किधर? वेल्डिंग की तरफ, वेल्डिंग की विपरीत नहीं। और जब 3 रन करेंगे तो 3 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जॉब किस में आना है, ये डॉटेड लाइन 180 डिग्री में आना है, तो हम इसको उल्टी दिशा में 177 डिग्री में फिट करेंगे, उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में। तो ये पूरा वेल्डिंग टेबल के ऊपर पूरा बराबर नहीं बैठेगा, 177 में फिट कर देंगे टेम्पलेट काट के, फिर इसको टांका लगा देंगे। टांका लगाने के बाद जब इसमें वेल्ड करेंगे, पहला रन करेंगे तो ये आ जाएंगे 178 में, दूसरा करेंगे तो ये आ जाएंगे 179, तीसरा करने से 180। तो ये प्री सेटिंग ऑफ कॉम्पेंसेट फॉर एंगुलर डिस्टॉर्शन, ये करते हैं। और ये नीचे दिखाया गया है कि अगर एक प्लेट के, ये आप 2 प्लेट ऊपर जोड़ रहे हैं, इस तरह का आई बीम टाइप बना रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग आप दिखा रहे हैं कि इस साइड है, ऊपर का अंदर की तरफ है, नीचे का भी अंदर की तरफ है, तो आप प्लेट को सेट कर दिए उसी प्रकार जिस तरह बट में किए। तो ये भी डायरेक्शन जब सेट कर दिए और वेल्ड के बाद डॉटेड लाइन है, ये सीधी हो जाएगी। तो इसे लोकेटिंग पार्ट्स आउट ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिंग ऑफ पार्ट्स टू अलाउ फॉर श्रिंकेज। आप क्या किए, जगह दिए, एक आपका सर्कुलर जो है, एक आपका बार है जो टूट गया है, और इसको आपको जोड़ना है, जिसमें x जो है डायमीटर है, ये इतना होना है x डायमीटर। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर x डायमीटर तो रखे ही है, साथ में श्रिंकेज अलाउंसेस दिए। यहाँ पर जो गैप दिख रहा है, ये श्रिंकेज अलाउंस दिए, ताकि वेल्डिंग के बाद एक खिंचाव होगा और ये आपका डायमीटर x आएगा, x जो आपको आना है। तो आपने ये एक जगह दिए, ये खिंचाव बल को एक जगह दिए, तो इसीलिए ये देने के बाद ये आपका विरूपण होगा और पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा। प्री बेंडिंग में आपने क्या किए, क्लैंप के द्वारा आपने क्या किया, बेंड कर दिए जॉब को, पहले से बेंड करके रखे, फिर आप वेल्डिंग किए और क्लैंप खोल दिए, तो ये अपने सीधे हो जाते हैं। तो ये हो गए आपका श्रिंकेज फोर्स, मेकिंग द श्रिंकेज फोर्स। पहले किए रिड्यूसिंग द श्रिंकेज फोर्स, दूसरा किए मेकिंग अ श्रिंकेज फोर्स, तीसरा है बैलेंसिंग वन श्रिंकेज फोर्स विद अनदर श्रिंकेज फोर्स। इसमें आप कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। यूज ऑफ प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस, प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस का प्रयोग करते हैं, पिनिंग करते हैं, डाइवर्जेंस अलाउंस देते हैं, प्री हीटिंग करते हैं, जिग्स एंड फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, टैक वेल्डिंग करते हैं। तो ये 6 तरह का अपने तरीके अपनाते हैं। तो ये 6 तरह के तरीके को विस्तारित जानिए। तो ये जो है आपका फैब्रिकेशन जॉब्स में जब आप बनाने जाएंगे तो आपका ये सारे सीक्वेंस को फॉलो अप करना पड़ेगा। एक तो है कि आप इसीलिए आप कंपनी में जाते हैं और सीनियर टेक्नीशियन के साथ पहले काम करते हैं और ये सारे पद्धति को आप जानते हैं। आपका ट्रेनिंग रहता है कंपनी के अंदर जाने के बाद, ट्रेनिंग पीरियड में आप ये सारी जानकारी करते हैं, साथ में हेल्प करते हैं और फिर आपको मेन जिम्मेदारी दिया जाता है। तो उस दौरान आप जितना ध्यानपूर्वक काम करेंगे, सुपरवाइजर का बात सुनेंगे, तो आपका ये सारे पद्धति जो है समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए एक लंबा सा एक चैनल है जिसको जोड़ना चाहते हैं, जिसमें सीक्वेंस आपने क्या किया, 2 एंगल आर्म को आप जोड़ के एक चैनल बनाएंगे। तो इसमें आपका एंगल आर्म में 2 ही जगह है जो वेल्ड होने हैं, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये इधर एक वेल्ड होने हैं और इधर होने हैं और ये दोनों एंगल आर्म है। तो आप यहाँ पर सीक्वेंस बनाए हैं कि ये 1 नंबर वेल्डिंग यहाँ से यहाँ तक किए, फिर 2 नंबर देखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक किए,
फिर तीसरा नीचे आ गए, तीसरे किए, फिर चौथा इधर किए। इस तरह से जब वेल्डिंग करते गए तो आपका ये पूरा वेल्डिंग पूरा होता है। तो ये वेल्डिंग सीक्वेंस बनाया गया है डिस्टॉर्शन नहीं आने के लिए। फिर आप जब ये बट वेल्ड करते हैं बड़े लंबा एरिया में, सिंगल भी बट जॉइंट करते हैं, तो नीचे ऊपर दोनों साइड आपका देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, नंबर 1 नीचे की ओर, नंबर 2 ऊपर की ओर। पहले नीचे आप वेल्ड कर दिए, मैनिपुलेटर से जॉब घूमता है, फिर आप घुमा के नंबर 2 में किए, फिर आप जो है जिस तरफ 1 नंबर की दिशा में वेल्ड किए हैं, फिर उधर आप 3rd रन किए हैं, फिर आप उसको घुमा के 4th रन, जिधर 2nd रूट रन चलाए हैं उधर आप 4th रन करके ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। आप श्रिंकेज बल को बराबर करते हैं, इसमें श्रिंकेज बल बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार एक स्क्वायर एक राउंडेड बार में आपको रिमेटलिंग करना है, घिस जाते हैं। राउंडेड बार जब घिस जाते हैं तो रिमेटलिंग करते हैं, फिर उसको जो है पूर्ववत स्थिति में लाते हैं। तो उसका भी सीक्वेंस है। अब एक तरफ से करते चले जाएंगे तो वो जो है आपका डिस्टॉर्शन आएगा ही आएगा। तो आप क्या किए, आप इसी पूरे राउंडेड बार में देखिए, पहले ये इधर एक बीट लगाए, एक, फिर उसका जस्ट अपोजिट 2। तो आप इसको मानिए कि घड़ी की दिशा, अगर 12 बजे बीट लगाए तो आप फिर 6 बजे लगाएंगे, फिर 9 बजे लगाए, फिर 3 बजे लगाए, जस्ट इसका अपोजिट लगाए। फिर 4 के बाद देखिए 5वां बीट किधर लगाएंगे, फिर इसके देखिए इसके पास में जो है 12 से 2 के बीच में लगाए, फिर जो 6 जस्ट इसका अपोजिट लगाए। इस प्रकार से आप अगर करते गए, सीक्वेंस वाइज वेल्डिंग किए, तो ये बैलेंस करता है श्रिंकेज बल को और डिस्टॉर्शन से रोकता है। अभी आते हैं नेक्स्ट, देखिए इसमें पिनिंग है। पिनिंग करते हैं। पिनिंग हॉट जॉब के ऊपर किया जाता है, बीड्स के ऊपर, ताकि वो जो है अपने जो अपना खिंचाव बल है वो फैल जाए और बराबर रूप से बैठे। तो आपका पिनिंग देखिए एक वाइडर एरिया में पिनिंग, आपका बॉल पिन हैमर जो आप यूज करते हैं, आप देखे हैं उसका जो एक बॉल पिन क्यों कहते हैं, PWN पिन, ये देखिए बॉल पिनिंग करते हैं इसीलिए इसका नाम बॉल पिन है। तो पिनिंग में आपका ये जो आपका श्रिंकेज बल है इसको बराबर रूप से फैला रहे हैं ताकि ये जो फैले रहे। और यहाँ पर जो नैरो सेक्शन में आप पिनिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चीजल। इस तरह से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। फिर डाइवर्जेंस अलाउंस दे रहे हैं, डाइवर्जेंस अलाउंस दे रहे हैं जॉब में। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप जॉब बनाएंगे। जॉब अगर ये स्क्वायर बट जॉइंट है तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये 3 mm जो डाइवर्जेंस अलाउंस है किसमें देंगे, हर 300 mm में देंगे। तो अगर आप ऐसा जॉब अपने ITI में बना रहे हैं, 100 mm का जॉब बना रहे हैं, तो 100 mm का जॉब में आप क्या किए, रूट रन देना है। आप 100 mm का स्क्वायर बट जॉइंट बना रहे हैं, स्क्वायर बट जॉइंट इन 5 mm MS प्लेट्स, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि वहां पर आप 2 mm जो है आप देंगे। 2 mm किधर देंगे, जिधर से राइट साइड को गैप देंगे 2 mm, उसका दोनों छोर होते हैं, एक स्टार्टिंग साइड है और एक जो है फिनिशिंग साइड है। तो आप जिधर से शुरू करेंगे, राइट, आप अगर ऊपर शुरू करें जिधर स्टार्टिंग साइड में आप 2 mm रूट गैप दिए, तो आपका 100 mm का जॉब है, तो एंडिंग साइड में कितना होगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है 300 mm में 3 mm डाइवर्जेंस अलाउंस होगा, तो 100 mm में 1 mm होगा। तो होगा क्या कि अगर 2 mm रूट गैप दिए हैं तो उधर एट द एंड जो है 3 mm होना चाहिए। तब जाके आप जब रनिंग वेल्ड रन करेंगे तो 2 mm से शुरू करेंगे, एट द एंड वही 3 mm जो है 2 mm में पहुंचेगा। ये आपका कैलकुलेशन है। ऐसे करेंगे तो आपका प्रॉपर पेनिट्रेशन भी आ जाएगा और डिस्टॉर्शन से भी रुकावट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्री हीटिंग। प्री हीटिंग क्या है कि ये आपको एक उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं प्री हीटिंग कैसे। अगर आप कोई स्टोन क्रेशर व्हील्स को ले रहे हैं, स्टोन क्रेशर व्हील्स है ये, यहाँ आपका बेल्ट रहता है, घूमता है और बेल्ट पुली घुमाता है, तो ये क्रैक कर गया है। इस क्रैक हिस्से को वेल्ड करना है तो इसको पूरा तैयारी किया गया, आपका कटर व्हील से इसको बीवलिंग किया गया, तैयार किया गया और एक कास्ट आयरन का होता है। तो यहाँ पर आप गरम करेंगे, फिर इसको आप जोड़ेंगे, लेकिन होगा क्या, इसमें आपको क्रैक्स इसमें आ जाएंगे डिस्टॉर्शन के वजह से। तो आप इसके देखिए ए साइड में अगर आपको वेल्ड होना है, ध्यान दीजिए, तो ये बी के तरफ जस्ट इसके उल्टा साइड में इसको गर्म करना चालू करें।
तो जब आप इधर गर्म करेंगे तो वो हीट क्या होगा, फैल जाएगा। हीट जब फैल जाएगा तब आपका ये जगह जब वेल्ड करेंगे तो ये समान रूप से इसका प्रसारण और संकोचन होगा। होने से क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा और ये डिस्टॉर्शन नहीं आएंगे तो क्रैक्स नहीं होंगे। अब ये तरीका देखिए, ये आप हेवी फैब्रिकेटेड जॉब में आप क्या करते हैं, जिग एंड फिक्सचर का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद आप उसमें वेल्ड करते हैं ताकि उसका जो खिंचाव बल है उस जिग फिक्सचर में संतुलित रहे और जब आप खोले तो जॉब आपका पूर्ण आकृति में मिले। टैक वेल्डिंग ये भी एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है जो बैलेंस करने के लिए डिस्टॉर्शन को। देखिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है कि आपका जो वेल्डेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया P बताया गया है, ये 100 mm + 16T, ये एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा है। जो प्रोजेक्टेड एरिया 100 mm प्लस थिकनेस का 16 गुना ये प्रोजेक्टेड एरिया होता है, वेल्डिंग एरिया। इसको क्या करेंगे, लेंथ क्या है, टैकिंग लेंथ क्या है कि थिकनेस का 3 गुना, थिकनेस का 3 गुना टैकिंग लेंथ। टैकिंग लेंथ है थिकनेस का 3 गुना और जो प्लेट थिकनेस है T है तो टैकिंग लेंथ हुआ 3T और लेंथ ऑफ ईच टैक इन mm। तो ये आपका कैलकुलेशन किया है और इसको अगर आप फॉलो करें तो आपका ये जो डिस्टॉर्शन का जो बैलेंस है ये हो सकता है। तो ये सारे मैं आपने वैसे ही किया इस जॉब में। और नेक्स्ट जो आपको ये नीचे आप दिखा रहे हैं टैकिंग में, आपने क्या करा कि पहला टैग किए फिर उसके ऊपर में दूसरा भी टैग कर दिए। टैकिंग ही रखे हैं ताकि जो है ये बैलेंस बना रहे। ये छोटे हिस्से में ऐसे होते हैं, छोटे में, लेकिन लंबे जब जॉब रहेंगे तो ये इस तरह से कैलकुलेशन में चलना पड़ेगा आपको, तो आपका डिस्टॉर्शन नहीं होंगे। तो ये टैग वेल्डिंग का एक और दिखाया गया है कि इसमें आपने देखिए ये बोल्टिंग का प्रयोग किए जिसको बाद में हटाएंगे। तो ये आपका जोड़ है, ये आपका जोड़ है, इसमें आपने टैग करके रखे हैं और यहाँ बोल्टिंग करके रखे हैं। यहाँ नीचे भी देखिए, यहाँ भी आपने वेजेस लगा के रखे हैं, यहाँ टैग करके रखे हैं और इसको जोड़ना है। और यहाँ से आप इसको दबाव देंगे तो ये सीधे में आएंगे। और यहाँ भी जो है, यहाँ भी आपने टैगिंग और यहाँ भी टैग कर दिए और नीचे भी टैग किए। ये आपका पूरा जो है डिवाइस है, इसको आप जो है जॉब के ऊपर लगाते हैं और टैग करके रखते हैं। बाद में टैग खोल देने के बाद ये जॉब पूर्ववत अवस्था में आ जाते हैं। तो ये टैगिंग करके आप जो है बैलेंस कर रहे हैं श्रिंकेज फोर्स को। अब जो है ये आपका हो गया बैलेंस करना। क्या करना, वेल्डिंग के दौरान आप बैलेंस किए, आप प्रिवेंशन किए। तो 3 तरीके अपनाए आपने। एक तो किए कि श्रिंकेज बल को कम किए, दूसरा श्रिंकेज बल का प्रयोग किए, तीसरा आप श्रिंकेज बल को संतुलित किए। ये 3 हो गया मुख्य, इसका आपने तरीका अपनाया। फिर अगर डिस्टॉर्शन आ गया, आएगा ही, अगर डिस्टॉर्शन आ गया, बहुत ही जटिल स्थिति होता है वेल्डर्स के लिए। पूरा हम लोग इसमें पूरा ये टेक्निक्स अपनाते हैं। फिर आ गया तो उसको करेक्शन करना है, क्योंकि बड़े बड़े जॉब होते हैं उसको तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, करेक्शन करना है। तो मेथड ऑफ करेक्शन डिस्टॉर्शन, क्या क्या मेथड है ये देखिए। ये मैकेनिकल मेथड है, जिसे कि यांत्रिक तरीके से आप इसको डिस्टॉर्शन कम कर सकते हैं या सुधार सकते हैं, और गर्म करके भी सुधार सकते हैं। ये 2 तरीके हैं। तो यांत्रिक तरीके से आप डिस्टॉर्शन को जब सुधारेंगे, छोटे छोटे जॉब में कर सकते हैं। छोटे जॉब में अगर उसमें एंगल में डिफॉर्म हो जाए या उसको सीधा करना है तो प्रेस मशीन में प्रेस करके कर सकते हैं, और हैमरिंग करके कर सकते हैं, और जैकिंग, ड्रिफ्टिंग और जैकिंग करके कर सकते हैं विदाउट गिविंग एक्सेसिव फोर्स। ज्यादा फोर्स अप्लाई ना करने से क्रैक्स आ जाएंगे जॉइंट्स में। इसीलिए इतना ही फोर्स अप्लाई करें जितने में पूर्ववत स्थिति में आ जाए। कब करें, जब वेल्डिंग सॉलिडिफाइज हो गया, जॉब ठंडा हो गया, उसके बाद ये मैकेनिकल मेथड्स का प्रयोग करें। अच्छा, एक और है कि हीटिंग मेथड्स। आप क्या करते हैं कि हीट करते हैं, डिस्टॉर्ट पार्ट को हीट करते हैं, लोकली हीट करते हैं, और क्या करते हैं, जल्दी ठंडा कर देते हैं। लोकली हीट करके जल्दी ठंडा करेंगे तो अपना पूर्ववत स्थिति में
आ जाते हैं। और एक और हीटिंग मेथड है, छोटा सा एरिया में हीट किए, बट जो है उसको ज्यादा लाल नहीं करना है। छोटा सा एरिया हीट किए, ज्यादा लाल नहीं करेंगे, तो भी आपका जो लोकेटिंग डिसलोकेटिंग पार्ट्स है वो जो है यथावत स्थिति में आ सकते हैं। The correction of distortion caused by fillet welds is done by local heating on the underside of the plate. आप ये हीटिंग कर रहे हैं भीतर की ओर, प्लेट के भीतर की ओर, जिधर वेल्डिंग से भीतर की ओर, और नैरो स्ट्रिप इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ जॉइंट्स। ये आप देखिए चित्र में, आपने अंडर साइड में ये देखिए इधर वेल्ड किए और ये भीतर की ओर आप इसको जो है नैरो स्ट्रिप में हीट कर रहे हैं, और इफेक्ट ऑफ हीटिंग के वजह से ये अपने स्थिति में आ जाते हैं। ये हो गया। और ये आप स्पॉट हीटिंग, जो छोटे छोटे क्षेत्र में हीट देके, ये पतले सीट में होंगे, छोटे छोटे क्षेत्र में हीट देंगे, एक साथ नहीं देंगे, पतले सीट में ये होंगे। और सेकंड में आप देख रहे हैं कि मोटे जगह में ये आप हीट दिए तो ये अपने स्थिति में आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्टॉर्शन इन आर्क वेल्डिंग का जो है अध्ययन हुआ, किसे कहते हैं। आप साफ जानकारी रखिए कि डिस्टॉर्शन जो है एक जो है स्थायी जो है डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है। इस जॉब का जो है डायमेंशनली जो है वो परमानेंटली अगर डिसलोकेट हो जाए वेल्डिंग के बाद तो उसे डिस्टॉर्शन कहेंगे। तो डिस्टॉर्शन आपका तीन तरह का हो गया। एक हो गया एंगुलर डिस्टॉर्शन, दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन, तीसरा हो गया ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। तो आप तीनों समझ गए। अगर लंबवत तरीके से जॉब वेल्ड की दिशा में अगर मुड़ जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल, अगर चौड़ाई की दिशा में मुड़ जाए तो ट्रांसवर्स, अगर कोणीय दिशा में मुड़ जाए, अगर उसका वास्तविक कोण से हट जाए तो एंगुलर। अब इसको जो है आप मिनिमाइज किए, कंट्रोल किए। कैसे? एकदम साधारण सा उपाय है। आपने क्या किया, सिंकेज खिंचाव बल को कम किए, एक कम किए, दूसरा आप खिंचाव बल उत्पन्न किए जिसका फायदा उठाए, मेकिंग सिंकेज फोर्स। तीसरा आप खिंचाव बल संतुलित किए दूसरे खिंचाव बल के साथ। ये सब तरीका आप अपनाएं और आपका डिस्टॉर्शन जो है नहीं आएगा। तो ये सब अपनाना पड़ेगा, बहुत लंबा अनुभव आना पड़ेगा, वेल्डिंग करना पड़ेगा और साथ साथ नियमों को पालन करना पड़ेगा, तो डिस्टॉर्शन नहीं आएंगे। अब आपको इसके ऊपर कुछ सवाल है, ये आप देख लें और इसका उत्तर बनाने का कोशिश करें। ये आपका कुछ MCQ लगाए हैं 5, ये आप देखें। और ये आपका जो है सब्जेक्टिव कुछ सवाल है, इसको भी आप ध्यान दें और इसको उत्तर बनाने का कोशिश करें। धन्यवाद।